नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की और जिसका बाजार को लंबे समय से इंतजार था। ओपेक की मीटिंग का। ओपेक की मीटिंग का फैसला आ चुका है और ये फैसला किया गया है कि अब 2018 के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन की संभावना मार्केट में थी कि ओपेक और रूस या नॉन ओपेक की जो देश हैं वो इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि मार्च 2018 के बाद भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाएगा। हम 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं ओपेक के फैसले की। ओपेक और रूस नॉन ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां पर सहमति बनी है ओपेक रूस के बीच कि मार्च 2018 के बाद भी कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाए। 2018 के अंत तक रोजाना 18 लाख बैरल उत्पादन कम होगा। जो डील 2016 में हुई थी उसी डील को यहां पर एक्सटेंड किया गया है। वियना में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी ओपेक नॉन ओपेक की, उसमें ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्च 2018 में ये जो समय सीमा है वो खत्म हो रही थी, इसको बढ़ाया गया है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बात को लेकर अटकलें थी कि क्या रूस इस पर सहमत होगा, लेकिन ये कहा गया है इस बैठक में कि जून 2018 में एक बार फिर से फैसले की समीक्षा होगी कीमतों को देखते हुए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा नाइजीरिया, लीबिया भी उत्पादन 2017 के स्तर पर रखने पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि नाइजीरिया, लीबिया इस डील में शामिल नहीं है, इन्हें छूट दी गई है, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों ने 2017 के लेवल पे ही उत्पादन रखने का फैसला किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कुछ हैं ओपेक के फैसले की जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन घटाने के फैसले का हालांकि क्रूड के मार्केट पर कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव दायरे में है, सीमित दायरे में है। ब्रेंट क्रूड 63 के आसपास है और WTI क्रूड का भाव भी यहां पर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के हमने आपको बताया कि क्या बड़ी बातें हैं ओपेक के फैसले की और इसका क्रूड के मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि ओपेक के फैसले के बाद सऊदी अरब, जो कि ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सऊदी अरब के ऑयल मिनिस्टर ने क्या कहा है। Urging us to make, which is to roll over and extend the deal through December of 2018. We elected to call it an amendment starting in January 2018 through December 31, so it's going to be basically a one-year agreement with tweaking of the language to strengthen the commitment to conformity by each and every one of the participating countries. ओके, तो आपने सुना सऊदी अरब के ऑयल मिनिस्टर को, जहां पर यह कहा जा रहा है कि यह फैसला क्यों कंटिन्यू किया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑयल मार्केट के बड़े एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मिस्टर तनेजा, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि ओपेक के इस फैसले का आप क्रूड के मार्केट पर कितना बड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं। देखिए, दो चीजें तय होती हैं जो कल का फैसला हुआ है। एक तो ये कि पहली बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इन्होंने जो जब पहले फैसला किया था इन्होंने कहा था मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी तो हम इस चीज को हटा देंगे, और मार्च 18 में जो ये खत्म होने वाला था जो उन्होंने पहले पीरियड किया था, अब उसको एकाएक जो है वो 1 साल बढ़ा देना, अगर आप देखें तो 1 साल 2 महीने लगभग बढ़ा दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जो ये चाहते थे कीमत लगभग आज वहां पहुंच चुकी है। पहले इन्हीं का कहना था कि $60 पर बैरल होगी तो वो इनके लिए काफी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी है, लेकिन अब उन्होंने 1 साल बढ़ा देना और जून से पहले उसको रिव्यू भी नहीं किया जाएगा, इस बात की भी घोषणा कर देना। तो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर उत्तेजना पैदा करना, एंग्जाइटी पैदा करना। और दूसरी बात यह है कि दूसरा मुझे लगता है जो सऊदी अरब के अंदर राजनीतिक कलह हो रही है, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन इसका सीधा सीधा इसके ऊपर है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो वहां पे उथल पुथल हो रही है उसके लिए सऊदी अरब को ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए वो चाहते हैं तेल की कीमत इतनी बरकरार रहे कि जो उथल पुथल है उसके लिए जो पैसे की जरूरत है वो कहीं ना कहीं बाजार से इकट्ठा कर पाए महंगा तेल बेच के।
मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से इन्होंने ये फैसला ओपेक ने लिया है और रूस भी इसके शामिल है, इसके अलावा कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए हैं, ये देखना पड़ेगा ये कितना रहता है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटल जो है, जो आज कीमत चल रही है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में तेल की कीमत और बढ़ सकती है अगर इसी तरह के उत्तेजना ये बाजार के अंदर लाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर दुर्भाग्यपूर्ण फैसला, और इसका नतीजा ये होगा कि शेल का उत्पादन अमेरिका में बढ़ेगा, शेल का उत्पादन बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तनाव है, एंग्जाइटी है, ये बरकरार रहेगी। नरेंद्र तनेजा जी ने काफी बड़ी बात यहां पर कही है कि ये फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऑयल मार्केट में उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा बयान एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा की तरफ से। और अब आपको बताते हैं, जो बात मिस्टर तनेजा ने कही है उसमें इसलिए भी दम है, जो अभी हम आपको आंकड़े बताने जा रहे हैं, उन आंकड़ों के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ओपेक का ये फैसला, या ओपेक जब भी इस तरह का फैसला करता है तो क्रूड के मार्केट पर क्या इंपैक्ट होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए, ओपेक ने सितंबर 2016 में ये फैसला लिया था कि मार्च 2018 तक उत्पादन में कटौती करेंगे। उसका इंपैक्ट देखिए, 28 सितंबर 2016 का रेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसी दिन शाम को ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक थी जहां पर यह फैसला लिया गया था कि मार्च 2018 तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे। उस दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव $46 प्रति बैरल था। आज आप बाजार की तस्वीर देखिए, $64 प्रति बैरल के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव। यह आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो करीब 40% की तेजी कच्चे तेल में आई है जब ओपेक ने पहली बार यह फैसला लिया था सितंबर 2016 में। यह आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप यह समझ पाएं कि ओपेक के फैसले का क्रूड के मार्केट पर कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है। करीब 40% की तेजी ओपेक के पहले फैसले के बाद अब तक क्रूड मार्केट में आ चुकी है। तनेजा जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह होगा कि ओपेक और रूस के पास आखिर ऑप्शन क्या था? अगर यह फैसला नहीं लिया जाता, कच्चे तेल के दाम कम हो जाते, ओपेक की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होता। नहीं, देखिए, आज जो कीमत चल रही है उसके हिसाब से ये था कि भाई ठीक है, इनको कहना चाहिए था कि मार्च 31 को जब वो खत्म होगा, जो उन्होंने पहला फैसला किया था, उसके बाद वो बाजार को देखेंगे, बाजार के ट्रेंड को देखेंगे। अगर फिर उसको लगता है तो रिव्यू करेंगे और प्रोडक्शन कट दोबारा शामिल 18 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट को वापस लाएंगे, या 9 लाख बैरल लाएंगे, या 10 लाख बैरल लाएंगे, उसको लेके फैसला लेना चाहिए था। आपने 4 महीने पहले, जबकि कीमतें तेल की ऊपर जा रही हैं, आपने इस तरह का फैसला लिया। यह फैसला राजनीतिक है। कुल मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा उसको लेके कोई किसी तरह की संवेदना नहीं दिखाई गई। खासतौर से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका क्या होगा उसके लिए कोई संवेदना नहीं दिखाई जा रही है। अच्छा, इनको यह भी समझ रही है इसका नतीजा क्या होगा। शेल का उत्पादन बढ़ेगा, अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा, और रिन्यूएबल जो है उनका भी, उनको हर कंट्री अब पुश करेगा कि अब रिन्यूएबल की तरफ और जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म में इन्हीं को नुकसान होगा, रूस को नुकसान होगा, सऊदी अरब को नुकसान होगा, इराक को नुकसान होगा। ये लॉन्ग टर्म गेन की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म गेन पे लग गए हैं। जो बात आप कह रहे हैं तनेजा जी, ये चिंता रूस की तरफ से जाहिर की गई थी कि $60 के ऊपर उत्पादन कटौती को कंटिन्यू रखना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे अमेरिका को फायदा होगा और अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा। क्रूड की पॉलिटिक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडियन मार्केट के ऊपर भी इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। अमेरिका और ओपेक के बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर हमेशा प्राइस वार के हालात बने होते हैं और अमेरिका यह चाहता है कि क्रूड मार्केट के ऊपर ओपेक की मोनोपोली को खत्म किया जाए। आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद अमेरिका में तेल के उत्पादन काफी बढ़ेंगे, जिससे कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं रहेगी? देखिए, अमेरिका में तेल का उत्पादन भी बढ़ेगा, अमेरिकी निर्यात भी बढ़ेंगे। चीन अमेरिका का तेल आयात कर रहा है, भारत आज आयात कर रहा है, अन्य देश भी अब शुरू करेंगे। कुल मिलाकर के ये एक तरह का ऑयल वॉर होगा ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच, खासतौर से अमेरिका के बीच में। और कहीं ना कहीं लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नुकसान खुद ओपेक को होगा। आप देखिएगा, मीडियम से लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी जो है जितनी फास्ट रिकवर कर रही थी वो नहीं कर पाती है, उसकी ग्रोथ, तेल महंगा होता है इस वजह से स्लो होती है। इमर्जिंग इकोनॉमीज की स्लो होती है, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी, तो नुकसान तो इन्हीं को होगा। खाली पूरा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब हावी हुआ है। रूस जो है, रूस ने एक तरह से मॉडरेट करने की कोशिश की थी, रूस की कम चली है। और ये कुल मिलाकर के पूरी ऑयल इकोनॉमी के लिए भी मुझे लगता है दुर्भाग्य नहीं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सऊदी अरब और रूस के रिश्ते मजबूत हुए हैं। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा और हमारे दर्शक आपसे ये सुनना चाहते हैं कि अब इस साल के अंत तक 2017 का आखिरी महीना है,
इस साल के अंत तक आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस और WTI क्रूड का प्राइस ओपेक के इस फैसले के बाद क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, जो इस विंटर की जितनी परचेज होनी थी काफी हद तक वो हो चुकी हैं और वो कमजोर रही हैं जितनी होनी चाहिए थी। ये भी एक कारण है कि ओपेक ने ये कहा है कि वो प्रोडक्शन कट को जारी रखेंगे, क्योंकि विंटर की इनके जो ओपेक के इंटरनल प्रोजेक्शंस थे कि इतनी खरीदारी होगी, उतनी खरीदारी नहीं हुई है, उतनी डिमांड नहीं बढ़ी है, उससे भी ये भयभीत हुए हैं। इनको लगता है अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो कीमत को बढ़ाओ, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी विंटर में जो कीमतों पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत जो स्पाइक्स आएंगे ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि उसको कोई बहुत ज्यादा कीमत बढ़ने वाली है। लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो ज्यादा होने वाले और मीडियम टर्म होने वाले। 2018 में जो हम लोगों का मानना था कि कीमत 60 और 62 डॉलर के एवरेज रहेगी, लेकिन 2018 में इस फैसले के बाद जो कीमत है वो 60 डॉलर से ऊपर जाएगी और कहीं ना कहीं जो बैंड डेवलप होगा 2018 में, अगर ये फैसले को रिव्यू नहीं करते हैं तो वो 60 डॉलर से लेकर के और 70 डॉलर के बीच में हो सकता है। और वो जो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, खुद ओपेक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आखिरी सवाल तनेजा जी आपसे, आपको आपके हिसाब से भारतीय बाजार के लिए इस फैसले का क्या इस फैसले का कितना बड़ा इंपैक्ट आप इंडियन मार्केट के ऊपर देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि अब देश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की संभावना कम हो गई है? नहीं, देखिए, अब हमारी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल के इर्द गिर्द घूमती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पे तेल की क्या कीमत है उसका बड़ा असर होता है। 58 डॉलर तक अगर कीमत रहती है ब्रेंट की तो वो तो हमारी अर्थव्यवस्था एडजस्ट कर देती है। 58 से जब ऊपर जाती है तो उसका भार पड़ता है। और ये 2018 में अगर ऐसी तेल की कीमतें रहती हैं और जैसा मुझे लग रहा है कि तेल की कीमत जो है का बैंड 60 से 70 तो वो बढ़ेगी, तो भारतीय जो उपभोक्ता है उसको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अब जो डीकंट्रोल्ड आइटम है पेट्रोल और डीजल, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट बढ़ता है और जो बढ़ती है तो यहां पे जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उसी अनुपात में नहीं तो लेकिन बढ़ तो सकती है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और क्रूड के ऊपर अपनी पूरी राय रखने के लिए। लेकिन रविंद्र वी राव, आपने सुना नरेंद्र तनेजा जी को, अब MCX पर अगर कच्चे तेल में ट्रेड करना हो ओपेक के इस फैसले के बाद तो किस तरह का ट्रेड करना चाहिए MCX के ऊपर? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया है दैट इज एज पर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सटेंशन होगा और उसी तरह एक्सटेंशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। $60 का जो WTI में एक लेवल है वो एक बेंचमार्क लेवल हो जाएगा और चांसेस है कि ये $55 तक फिर से एक बार फिसल सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा इस न्यूज का। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग सेट इन होगा। और अगर MCX की बात करें तो MCX में मुझे लगता है कि 3,500 से लेकर 3,450 तक प्राइसेस आ सकते हैं। बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। वीरेश श्रीमत, सोने चांदी में MCX पर तेजी है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज के लिए आ चुकी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। इंट्राडे के लिए आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? देखिए, लगातार कल और 2 दिन पहले हमने एक तेज गिरावट देखी है गोल्ड और सिल्वर में। मेरे को लग रहा है आज भी वो गिरावट जारी रहेगी। इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेडर्स को दोनों गोल्ड और सिल्वर में एक बिकवाली का सलाह देता हूं। गोल्ड फरवरी वाइज 29,320 में एक बिकवाली का लेवल रहेगा, 29,085 का टारगेट के साथ और 29,300 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओके, ठीक है। रविंद्र राव, आपका व्यू मेटल मार्केट को लेकर क्या है? मेटल में भारी गिरावट का रुख हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, अभी भी बाजार कहीं ना कहीं दबाव में ही ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मेटल में अभी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए? जी हाँ मृत्युंजय, मुझे लगता है कि ये जो सेल ऑफ है वो और थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी से जो डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं दोज आर नॉट एनकरेजिंग। और स्पेशली कुछ कमोडिटीज है जैसे कि जिंक है, जिंक में एक्सपेक्टेड है कि शायद ये शॉर्ट टर्म में अराउंड 190 से 192 तक भी आ सकता है। कॉपर में एक चांस है कि फिर से जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज फरवरी, जो भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर 432 से लेके 434 तक आ सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है बेस मेटल्स, बट मुझे लगता है कि और थोड़ा सा डाउनसाइड इसमें आ सकता है। ओके, ठीक है। आपका कमेंट वीरेश श्रीमत, मेटल पर क्या होगा और आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? कोई एक ऐसा मेटल आप बताइए हमारे दर्शकों को जहां पर आज ट्रेड करने से फायदा होने वाला है। देखिए, मेटल मार्केट में देखा तो मैं लेड एक सेलेक्ट करूंगा आज का इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। लेड बाय करना चाहिए और 159 लेवल में। मेरे को लग रहा है
162 या 162.50 लेवल देखने को मिल सकता है और 157.40 का स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट की अगर बात करें तो एग्री मार्केट में खास करके आज जीरा वायदा काफी ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लंबी और बड़ी तेजी के बाद बाजार पर एक प्रॉफिट बुकिंग है और अब 21,500 के भी नीचे भाव लुढ़क चुका है। रविंद्र, यहां पर क्या कॉल होगी आपकी जीरे में? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि ये एक प्योर प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि कंटिन्यूस 19,000 से कंटिन्यूस 22,000 के करीब प्राइसेस रैली हुए हैं और हो सकता है कि और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए इसमें। तो 21,750 तक अगर प्राइस मिलता है तो एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पर। 21,300 से 21,250 तक प्राइसेस आ सकते हैं, बट अगेन ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड होगा। नीचे में फिर से इसमें बाइंग एरिया इमर्ज होगी और फिर से ये एक बार 22,000 तक टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा चना और ग्वार पर क्या व्यू है आपका रविंद्र? चने में जो इम्पोर्टेंट लेवल था 4,800 का उसे ब्रीच कर चुका है और ये फिर से थोड़ा सा एक बेयर मार्केट में जाने की कोशिश कर रहा है चना प्राइसेस और ये पॉसिबल है कि ये 4,600 से 4,550 तक भी जा सकता है। तो चने में 4,750 तक अगर रैली मिलती है तो इट्स अ गुड शॉर्टिंग कैंडिडेट 4,800 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ। और अगर गुआर सीड की बात करें तो गुआर में मेरे हिसाब से अभी भी एक पॉजिटिवनेस बना हुआ है। 3,840 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं 3,800 का स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में फिर से एक बार 3,920 से 950 तक प्राइसेस आ सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वीरेश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मैं मेटल में लेड सेलेक्ट करूंगा। बाई करना चाहिए 159 लेवल में, 162 का टारगेट रहेगा और 157.40 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। आपकी रैपिड फायर कॉल रविंद्र? कॉपर शॉर्ट कर सकते हैं 442 पे, स्टॉप लॉस 445 एंड टारगेट 437। आपकी आखिरी कॉल वीरेश? मैं जीरा बिग वाली करना चाहूंगा 21,550 लेवल में, 21,200 का टारगेट रहेगा और 21,700 का स्टॉप लॉस के साथ बिग वाली करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश हिरेमत आपका और रविंद्र आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।